गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, कभी कभार बहुत सारे बार शॉर्ट नोट्स भी पूछे हुए हैं। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हमारा आज का टॉपिक है, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर। इसका एक सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो ख़रीद रहा उसने होशियार रहना चाहिए, ना कि जो बेच रहा वो। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा बायर है वो उसका काम है, उसकी ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स को चेक करे कि गुड्स उसके हिसाब से बराबर है या नहीं है, गुड्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, गुड्स डिफेक्टिव तो नहीं है, या जो उसको चाहिए वो बराबर है या नहीं है। तो वो उसका काम है। सेलर का काम नहीं है कि वो अपने गुड्स की हर एक डिटेल बताते बैठे। ठीक है। अब ये वैसे तो पॉइंट बहुत सिंपल है, बट अगर हम पूरे एक्ट को पढ़े तो कहीं ना कहीं बाद में बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होते? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, मतलब हमने पहले वाले लेक्चर में ये देखी थे कि सेलर का काम है कि हर डैमेजेस और डेंजरस अगर कोई चीज़ है तो वो डिस्क्लोज़ करना, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होना चाहिए, सारी चीज़ें थी। बट यहाँ पे ये अपोजिट हो रहा। यहाँ पे ये बता रहा कि अगर वहाँ पे कोई बायर कोई गुड्स ख़रीदने के लिए आया तो वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपने गुड्स की बुराई करे। अगर वो अपनी गुड्स की बुराई करेंगे तो कोई उसे कोई गुड्स ख़रीदेंगे ही नहीं, कोई सेल होगा ही नहीं। अब इसका एग्ज़ाम्पल समझने के लिए ऐसा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को आईफ़ोन ख़रीदना है, ठीक है, ये बहुत कॉमन सा एग्ज़ाम्पल है। हर कोई आईफ़ोन पसंद करता, हर कोई आईफ़ोन ख़रीदना चाहता। अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आईफ़ोन ख़रीदूँ और मैं आईफ़ोन के शॉप पे गई तो आईफ़ोन वालों को पता है कि आईफ़ोन एक कॉम्प्लिकेटेड फ़ोन है। अभी तक जो फ़ोन्स हम लोग यूज़ करते हैं, या ज़्यादातर जो दूसरे फ़ोन्स हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स, उनका सॉफ्टवेयर सिस्टम और उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। उसमें कुछ भी डाउनलोड करना, उसमें से चीज़ें ट्रांसफ़र करने का सिस्टम टोटली अलग और बहुत सिंपल है। बट सेम चीज़ आईफ़ोन के साथ नहीं जाती। आईफ़ोन का सॉफ्टवेयर अलग है, आईफ़ोन के ट्रांसफ़रिंग रूल्स अलग है। आईफ़ोन में डाउनलोड करना, आईफ़ोन को ख़रीदने के साथ ही उसको वो सारी चीज़ें उसके अंदर इंस्टॉल करना, उसमें आईडी इंस्टॉल करना, पासवर्ड इंस्टॉल करना, कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको डील करना, वो सारे रूल्स नॉर्मल फ़ोन से अलग है। अगर वो लोग जब बायर ख़रीदने के लिए आ रहा है उस टाइम पे उनको बोल रहे हैं कि आपके लिए फ़ोन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता, या इसमें ये प्रॉब्लम्स है, आपको ये सीखना पड़ेगा, या आपको यूज़ करते टाइम ये इश्यूज़ आएंगे या वो इश्यूज़ आएंगे, तो वो टाइम पे एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा और कोई भी वो चीज़ ख़रीदेगा नहीं। इसीलिए वहाँ पे ये रूल निकाला हुआ है कि सेलर का काम नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स बताए या अपने प्रोडक्ट की बुराइयाँ करे। वो बायर का काम है कि वो जो प्रोडक्ट ख़रीद रहा वो उसके बारे में टोटली हर चीज़ देख ले, सोच ले, समझ ले, उसकी डिटेल्स निकाले, ये देखे कि वो उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, या उसको जैसा चाहिए उसकी स्टैंडर्ड से है या नहीं है, और अगर नहीं है तो वो उसको नहीं ख़रीदेगा। तो यहाँ पे वो रूल है, ये सेलर को प्रोटेक्ट करता और बायर को बोलता कि तुम खुद अलर्ट रहो। ठीक है। अब ये वर्ड कहाँ से आया? तो ये लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है लेट द बायर बी वेयर। ठीक है। ये सेलर के राइट से अगेंस्ट द बायर। सेलर को क्या क्या राइट्स है बायर के अगेंस्ट में, कि कल के दिन बायर आके कोई भी वहाँ पे कंप्लेन या वहाँ पे केस फाइल ना कर दे, इसीलिए ये वाला एक रूल निकाल के रखे, ये बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। अब इसको अगर हम सिंपल वे में समझना चाह रहे तो सेलर की ड्यूटी नहीं है बल्कि बायर की ड्यूटी है कि जब भी वो ख़रीद रहा वो उसको देख लेना चाहिए कि कहीं वो रॉन्ग सिलेक्शन तो नहीं कर रहा, कहीं गुड्स डिफेक्टिव तो नहीं है, कहीं गुड्स में कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है जो उसको नहीं चाहिए था। अब इसके रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक केस लॉ हुआ है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे केस लॉज है, कंज्यूमर फोरम में जाते एक केस लॉ इंटरेस्टिंग है जो हम यहाँ पे मैंने कोट की ताकि मॉड्यूल में से लिया है कि इन केस अगर शॉर्ट नोट आया तो रेफरेंस के लिए तुम लोग लिख सको। ठीक है। अब वहाँ पे थर्ड पैराग्राफ जो है वो वाले पैराग्राफ में देखो, द प्रिंसिपल वॉज अप्लाइड इन द केस ऑफ वॉर्ड वर्सेस हॉब्स where certain pigs were sold by auction and no warranty was given by the seller in respect of any fault or error of description। अब यहाँ पे एक एनिमल का केस लॉ है। वो केस में ऐसा हुआ था कि ऑक्शन में वहाँ पे पिग्स थे बहुत सारे, तो एक पिग्स का ऑक्शन हुआ था और वो ऑक्शन में किसी ने पिग्स ख़रीदे। ठीक है। अब जो पिग्स उन्होंने ख़रीदे थे उसमें से एक या दो पिग्स को टाइफाइड हुआ था, वो हेल्दी नहीं थे।
उनको टाइफाइड था, वो बीमार थे और उसके वजह से उनके जो हेल्दी पिग्स थे वो भी बीमार होकर मर गए। वो सारे पिग्स मर गए। उन पिग्स के मरने पे बायर ने सेलर पे केस कर दिया कि मेरे को बीमार दे दिए और मेरा लॉस हो गया, मेरे आधे से ज़्यादा पिग्स मर गए, यहाँ तक कि जो मेरे अच्छे पिग्स थे जो मेरे घर पे थे वो भी अब मर गए। इस सिचुएशन में ये बोला गया था कि वो सेलर का काम नहीं था बताना कि मेरे पिग्स हेल्दी है या नहीं है, उनकी हेल्थ क्या है, उनको कोई बीमारी तो नहीं है, वो उसका काम नहीं था। जो ख़रीद रहा उसका काम था उसने चेक कर लेना कि इनकी हेल्थ प्रॉपर है या नहीं। ये केस लॉ वहाँ का कंक्लूजन उस केस लॉ का यहाँ पे ये निकला था। तो वहाँ पे मैंने हाईलाइट भी करी, देखो, इट वॉज़ द बायर्स ड्यूटी टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ द पिग्स। ये कोर्ट का जजमेंट था, जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ना वो कोर्ट का जजमेंट था। तो यहाँ पे किससे रिलेटेड वो जजमेंट था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे बायर कोई चीज़ ख़रीदता है तो वो उसका काम है कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करके ये क्वालिटी सही है या बुरी है। ठीक है। अब ये टॉपिक पढ़ते वक्त एक क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में आता है कि क्या हम जब भी परचेज़ करते हम रियल में क्या अवेयर है, क्या हम वाकई में चेक करते हमारे प्रोडक्ट्स। जब हम एजुकेशन लेते, जब हम बोलते हैं हम एजुकेटेड है, तो वो एजुकेशन हमारे रियल लाइफ में दिख के आना चाहिए। ठीक है, हमने वो अप्लाई करना चाहिए, तो ही वो एजुकेशन हमको कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा। अगर सिर्फ हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे तो वो हमारे लिए कहीं कोई काम नहीं आने वाला है। तो अगर हम ये वाले कॉन्सेप्ट को देखें कि सेलर्स बायर वी वेयर, सेलर्स के अगेंस्ट में जो बायर को अलर्ट रहना है, तब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब बहुत सारी आज के टाइम पे जो हमारी परचेजिंग हो रही, जो हमारी शॉपिंग हो रही, वो ब्लाइंड हो रही। अभी ऐसा जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रहा है, जितना ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो रही, उतना ही ज़्यादा ब्लाइंड शॉपिंग हो रही। ब्लाइंड शॉपिंग क्यों हो रही? बिकॉज़ हम वहाँ पे या तो एडवर्टिजमेंट्स देख के इम्पल्सिव होके ख़रीद लेते या हम अट्रैक्ट होके ख़रीद लेते, बट हम अवेयर नहीं है कि क्या वो प्रोडक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे माइंड में आने चाहिए कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या हमको इसकी ज़रूरत है, किसने बनाया, उसकी मतलब उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, जो वो प्रॉमिस कर रहा है क्या वो उससे स्टैंडर्ड्स मीट करता। ये क्वेश्चंस हमने ख़रीदने से पहले देखना चाहिए, उसके डिस्क्रिप्शंस को पढ़ना चाहिए, उसके कंटेंट को देखना चाहिए, उसने एडवर्टीज़मेंट किया अगर वो कर रहा है तो वो एडवर्टीज़मेंट कितना वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मैच कर रहा और सही बोल रहा है या गलत बोल रहा, ये सारे अवेयरनेस में आते। तो बायर बी वेयर का मतलब ये है कि बायर की ड्यूटी है कि वो ये सब चेक करे, ना कि सेलर की ड्यूटी है कि वो बोले कि मैं तुमको झूठ बोल के बेच रहा। जैसे बहुत सारे ऑयल के प्रोडक्ट्स आते फूड के कि इससे हार्ट अटैक नहीं होगा, इससे हार्ट प्रोटेक्ट होगा। मोस्ट ऑफ द ऑयल्स फेक है, 90% झूठ बोलते हैं, बट हम उसके वजह से एक्स्ट्रा 20-30 या 50 रुपये दे के वो चीज़ ख़रीद भी लेते। तो कल के दिन अगर वो यूज़ करने के बाद भी किसी को हार्ट अटैक हो रहा तो उनके घर वाले जाके केस नहीं कर सकते, हमने तो सब प्रिकॉशंस लिए थे, फिर क्यों? वो हमारी गलती है। ठीक है। अब ये वाला जो रूल है इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है, एक्सेप्शंस होना ज़रूरी है। अगर एक्सेप्शंस नहीं दिए तो हर सेलर अपने बायर्स के साथ धोखा करेगा, धोखा नहीं होना चाहिए, वो भी हमारा लॉ बोलता। तो इस वाले रूल को तो उन्होंने वहाँ पे रखे कि सेलर की ड्यूटी नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट्स की बुराई करे या अपने प्रोडक्ट्स के डिफेक्ट्स बताए, लेकिन उसका एक्सेप्शन क्या है वो देखो नीचे। और ये सारा का सारा जो है ना कैनवेट एम्प्टर का, ये पूरा सेक्शन 16 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइंड है। आगे जाने से पहले एक चीज़ मैं और बताती, ये जो सेक्शन है, ये जो हमारा पॉइंट है आज का, ये वाला पॉइंट हमारा नया नहीं है, बहुत पुराना वाला पॉइंट है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो पहले इंग्लिश लॉ था। तो ये इंग्लिश लॉ में ही इंट्रोड्यूस हुआ हुआ कॉन्सेप्ट है और बहुत पहले का है। तो ये जो पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम आया था तो ये 1916 में आया था, इसलिए मैंने वहाँ पे हेडिंग में 1916 भी लिख के रखी, तुम लोग देख सकते हैं वहाँ पे ब्लैक में हाईलाइटेड लिखा हुआ है। 1916 में फ़र्स्ट टाइम ये पॉइंट इंट्रोड्यूस हुआ था, इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था क्योंकि कोर्ट में एक केस आया था। ठीक है। और बाद में फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनने के बाद भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और फिर उसको सेपरेट एक सेक्शन मिल गया, सेपरेट उसको एक वहाँ पे स्टैंडिंग मिल गई। एक चीज़ और यहाँ पे सिर्फ तुम लोग की नॉलेज के लिए इंक्रीज़ करने के लिए, ये वाला जो रूल है अभी नॉर्मल गुड्स के लिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, जो हम
ओवर द काउंटर ख़रीदते, पेरिशेबल गुड्स वगैरह है, तो वैसे गुड्स में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल अगर अभी होता है तो वो प्रॉपर्टीज़ में होता है, जैसे घर हो गया और इस तरीके के, उसमें ज़्यादातर रियल इस्टेट में ज़्यादा ये रूल आज भी अप्लाई करता। ठीक है, अब हम इसके एक्सेप्शंस देखेंगे। देखो वहाँ पे एक्सेप्शंस, बायर के राइट है अगेंस्ट सेलर, और सेनवेट एम्प्टर जो रूल है वो हमारा, वो सेलर्स राइट है अगेंस्ट द बायर। मैंने ब्रैकेट में उधर लिख के रखी ताकि याद करने में कंफ्यूजन नहीं होना। अगर ये पॉइंट्स तुमको याद है तो तुमको एक्सप्लेनेशन अपने ओन वर्ड्स में लिखने में प्रॉब्लम नहीं जाएगा। सिर्फ जो की पॉइंट्स है वो याद रखो जो मैंने अंडरलाइन करके दी, बाकी का तुम अपने ओन वर्ड्स में भी लिखे तो एक्सेप्टेबल है एग्ज़ाम में। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शंस तुम लोग ओन वर्ड्स में पूरा अपने से नहीं लिख पाएंगे, तो जो हाईलाइटेड वर्ड्स है बस उतना याद रखो। ऊपर सेनवेट एम्प्टर जो है वो तुम लोग अपने ओन वर्ड्स में याद कर सकते, लिख सकते। और अगर कंटेंट चाहिए क्या लिखना है तो वहाँ पे काफ़ी कंटेंट है, मैंने वहाँ पे डेफिनेशन भी डाल दी, सिंपल वर्ड्स में क्या उसको लिखना है वो भी डाल दी, और उसको एलॉबरेट कैसा करना है वो भी वहाँ पे पूरा लॉजिक दे दी। अब तुम लोग अपने हिसाब से यूज़ कर लेना। ठीक है, और कुछ नोट्स में डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट कर रही कि अगर नोट्स अवेलेबल नहीं है या वीडियो देखते वक्त अलग से खोलना नहीं है नोट्स, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी रीड करके याद कर सकते। अभी हम एक्सेप्शन स्टार्ट करेंगे। बायर्स राइट अगेंस्ट सेलर, एक्सेप्शन क्या है? ऊपर वाले रूल का एक्सेप्शन है कि यहाँ पे बायर को अवेयर होने की ज़रूरत नहीं है। बायर अगर अवेयर नहीं था, बायर अलर्ट नहीं था, तब भी सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ये वो एक्सेप्शंस है। कौन से है? फर्स्ट वाला है वेयर द सेलर मेक्स अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एंड द बायर रिलाइज ऑन इट। सेलर ने झूठ बताया, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉड का केस आ जाता। ऊपर फ्रॉड के लिए एक्सेप्शन नहीं है, मतलब फ्रॉड कर रहे भी तो बायर को होशियार रहने की ज़रूरत नहीं है। रीज़नेबल चीज़ों में बायर को होशियार होने की ज़रूरत है और सेलर को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो रीज़नेबल, कलर कैसा है, क्वालिटी कैसी है, वो ख़ुद नहीं बताएंगे, वो ख़ुद को देख के लेना है। लेकिन अगर फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहे, झूठ बता रहे, जानते हुए झूठ बता रहे और हमको गलत बता के ख़रीदने लगा रहे, तो वहाँ पे सेलर की गलती है और सेलर से हम रिकवर कर सकते, सेलर पे हम केस भी कर सकते। ठीक है, और बायर रिलाई कर रहा सेलर के बताए हुए डिस्क्रिप्शन पे, रिप्रेजेंटेशन पे, तो यहाँ पे बायर का राइट है सेलर के अगेंस्ट में कि वो उसके ऊपर केस करके रिकवर करे, डैमेजेस क्लेम करे एंड सो। ठीक है, अभी सेकेंड पॉइंट देखो। When the seller actively conceals a defect in the goods which is not visible on a reasonable examination of the same। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? When the seller actively conceal का मतलब क्या है? छुपाना। एक्टिवली कंसील का मतलब जानबूझ के छुपाना। क्या छुपाना? अ डिफेक्ट यानी उसके अंदर कुछ ख़राबी है। तो when the seller actively conceals a defect in the goods which is not visible on a reasonable examination of the same, एक ऐसा उसके अंदर कमी है जो सेलर जानबूझ के छुपा रहा है, जो नॉर्मली हमको एग्ज़ामिन करने पे समझ में नहीं आ रहा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए मैं मेरा वही पुराना वाला एग्ज़ाम्पल कैरी फॉरवर्ड करती कि हमने आईफ़ोन ख़रीदना चाहे। आईफ़ोन बेचने वाले को पता है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर में एक प्रॉब्लम है जो यूज़ करने में प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फ़ोन में हुआ था कि मेरा वाईफ़ाई का कनेक्शन नहीं होता था। वाईफ़ाई का जो उसमें कनेक्टिविटी थी तो उसके सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम आ जाता था मेरे फ़ोन में, जो स्टोर में भी जाके ठीक नहीं हो रहा था जल्दी। तो वहाँ पे अगर बेचने वाले ने, अगर मेरे को मेरा फ़ोन बेचना है और अगर मैंने वहाँ पे जानते हुए कि मेरा फ़ोन इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करने लायक नहीं है, वाईफ़ाई यूज़ करने लायक नहीं, इसके सॉफ्टवेयर में वाईफ़ाई के इशू है, ये जानते हुए भी मैंने किसी को बेची कि नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मैं उनको बता रही नहीं, एक्टिवली कंसील कर रही, जानबूझ के छुपा रही, ये सोच के कि अगर मैंने ये बता दी तो सामने वाला फ़ोन ख़रीदेंगे ही नहीं। और वो जब चेक कर रहे तो उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया कि ये वाईफ़ाई का इशू हो सकता है, बाकी सब चीज़ें उनको सही लग रही और उनको नॉर्मल एग्जामिनेशन जो हाथ में ले रहे तो स्क्रीन अच्छी लग रही, फ़ोटो की क्लियरिटी है, वॉल्यूम की क्लियरिटी है, सब कुछ सही लग रहा। तो वहाँ पे उनके माइंड में वो चीज़ जाएंगी नहीं नॉर्मल एग्जामिनेशन पे कि इसके अंदर ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकता है। और इंटरनेट तो आजकल हमारे लिए ऐसा है कि हम इसके बगैर रह नहीं सकते, तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मैंने जानबूझ के छुपाई, मेरा ये जानबूझकर छुपाना फ्रॉड हो गया, फ्रॉड में काउंट होता। तो वहाँ पे बायर को पूरा राइट है कि वो मेरे को आए वापस, गुड्स मेरे वापस करे, मेरे को वहाँ पे 2 बातें भी सुना दे,
कि आपने हमारे साथ धोखा करे एंड सो वो सारी बातें। और अगर उसको कोई डैमेज हुआ होगा तो वो डैमेज भी क्लेम कर सकता है। अगर मैं उसका फ़ोन वापस लेके उसको पैसे नहीं दे रही तो मैं पे कोर्ट में केस भी कर सकता, उसको पूरा राइट है, वहाँ उसकी गलती नहीं है। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखो, व्हेन द बायर रिलाइज अपॉन द स्किल्स एंड जजमेंट ऑफ द सेलर हैज़ एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड कम्युनिकेशन टू हिम द पर्पज़ फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड। ये पॉइंट बहुत सिंपल है। वहाँ पे अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई गुड्स है जो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ख़रीदने जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी हमको नॉलेज नहीं है, मेडिसिन हो सकता है, वॉटेवर, ठीक है, हमको उसकी नॉलेज नहीं है। तो वहाँ पे हम जाके सेलर को स्पेसिफिकली बोल रहे कि हमको ये ज़रूरत के लिए लग रही है, हमारे ये नीड्स है, और हम आपके स्किल्स पे या आपके जजमेंट पे रिलाई करके वो चीज़ को ख़रीदेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल शॉप पे जा रहे और बोल रहे मेरे सर में बहुत दर्द है और मेरे को सर के दर्द की दवा चाहिए, ठीक है। हम जाके उनको पूछ के क्यों लेते हैं? बिकॉज हमको लगता है वो एजुकेटेड फार्मासिस्ट है, उन्होंने पढ़े हुए हैं, उनको कंटेंट पता है और उनको पता है कि किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता, और वो देंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तब वहाँ जाके अगर हम उनसे वो चीज़ बोल के मांग रहे, मतलब हम उनके स्किल्स पे रिलाई कर रहे, हम उनके जजमेंट के हिसाब से वो चीज़ मांग रहे। तो वहाँ पे अगर उन्होंने हमारे साथ धोखा किए या उन्होंने अपनी स्किल्स के हिसाब से हमको नहीं दी, गलत दवा दे दी, फॉर एग्ज़ाम्पल नींद की दवा दे दिया या वॉटेवर, कुछ भी गलत दवा दे दिए और उससे हमको रिएक्शन हो रहा, गलती हमारी भी है, मेरा एग्ज़ाम्पल वैसा है कि गलती हमारी भी है, बट हम उनके स्किल्स पर रिलाई कर रहे। तो इस सिचुएशन में हम उनको जाके पूछ सकते कि क्यों किए हमारे साथ ऐसा। अनएजुकेटेड बच्चों को वहाँ पे क्यों दुकान पे रखे कि जिनको पता नहीं और जिन्होंने अपने अंदाजे से हमको दे दिया और हमने रिलाई करे कि इसको पता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी अगर है तो वहाँ पे बायर के पास पूरा राइट है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा लास्ट पॉइंट है तुम्हारा, गुड्स वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे सैम्पल्स भी इंक्लूडेड है। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि सैम्पल्स है या हम डिस्क्राइब कर रहे कि इसके अंदर ये है और इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है एंड सो बोलकर वहाँ पे बेचा जा रहा। तो अगर वहाँ पे इस तरीके से बेचा जा रहा है और हमको डिस्क्रिप्शन या हमको सैम्पल मिला और हमने वो सैम्पल के भरोसे पे जाके वो सैम्पल को एग्ज़ामिन करे, वो सैम्पल को इस्तेमाल करे, हमको चीज़ पसंद आई और वो सैम्पल के भरोसे पे हमने जाके सेलर से दूसरे प्रोडक्ट्स ख़रीदे, बल्क में ख़रीदे या और प्रोडक्ट्स ख़रीदे और ज़्यादा का ऑर्डर दिए वहाँ पे, और बाद में वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है, वो सैम्पल के हिसाब से नहीं है, वो हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी हमारे पास पूरा राइट है कि हम जाए और उसको कंप्लेन करें या उससे रिटर्न ले या उससे उसको सू कर दे या उससे डैमेजेस क्लेम करें, ठीक है। अब एक क्विक रिविजन में बता दे रही हम क्या देखें ये वाले टॉपिक पे। एक ऐसा टॉपिक जिसका मतलब है कि वहाँ पे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ख़रीदने से पहले अपनी सारी चीज़ें चेक करके ख़रीदे, बेवकूफ़ ना बने। सिंपल वर्ड्स में उसका काम है, बायर का काम है कि वो होशियार रहे, ना कि बेवकूफ़ तरीके से आंखें बंद करके सामान ख़रीद ले। ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये बायर की ज़िम्मेदारी है। अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो वो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। किस चीज़ में? रीज़नेबल चीज़ों में, जहाँ पे रीज़नेबल क्लॉजेस है, धोखा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। धोखे का पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं आता, धोखे की चीज़ यहाँ नहीं आती, लेकिन ये हमारा काम है कि हम उसको इन्वेस्टिगेट करें और देखें कि ये हमारे लिए सही है या नहीं है, हमारा डिसीजन सही है या नहीं है, हमारा सिलेक्शन हमको सेटिस्फाई करता है या नहीं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे कैविएट एम्प्टर। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1916 में। आज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के केस में, जहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ खरीदते, घर, बिल्डिंग, कमर्शियल या रेसिडेंशियल घर वगैरह, तो इस जगह पे ये वाला रूल आज सबसे ज़्यादा अप्लाई होता, ठीक है। अब ये वाले रूल का एक केस लॉ भी हमने देखे, वॉर्ड वर्सेस हॉब्स, जो पिग्स से रिलेटेड था। पिग्स में से एक पिग बीमार था तो वो उसके ऊपर केस हुआ था, तो वो वाला एक केस लॉ भी हमने देखे। फिर हमने एक्सेप्शंस देखे, एक्सेप्शंस 4 देखे हमने। फर्स्ट था फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, अगर वहाँ पे सेलर कर रहा और हम उसके ऊपर रिलाई करके ले रहे तो। सेकंड वाला हमने देखे एक्टिवली कंसीलमेंट ऑफ अ डिफेक्ट, सेलर जानबूझ के कुछ छिपा रहा। थर्ड पॉइंट हमने देखे कि हम वहाँ पे बायर एक कोई पर्टिकुलर स्किल्स और जजमेंट ऑफ द सेलर पर रिलाई करके उसके बोलने पे कोई चीज़ ख़रीद रहा और वो धोखा दे रहा। फोर्थ
हमने कोई सैम्पल के बेसिस पे ख़रीदे और वो सैम्पल और जो एक्चुअल हमको मिला वो मैच नहीं करता और उसमें हमारे साथ धोखा हुआ। ये सिचुएशंस में हमको एक्सेप्शन है, हम जाके सेलर के अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ लो इसके अंदर।